हुआन रुल्फो की कहानी लुवीना। तर्जुमा असद मोहम्मद खां। जुनूब की पहाड़ियों में लुवीना की पहाड़ी सबसे ज़्यादा संगलाख और ऊंची है और वो उन भूरे पत्थरों से अटी पड़ी है जिनसे चूना बनाया जाता है। मगर लुवीना में इन पत्थरों से कोई चूना नहीं बनाता, ना ही इन्हें किसी और काम में लाता है। वहाँ इसे कच्चा पत्थर कहा जाता है और जो टीला लुवीना की तरफ चढ़ता चला गया है उसे लोग कच्चे पत्थरों की टेकरी कहते हैं। सूरज और हवा ने उसे परत परत झड़ाने और मिटाने का जिम्मा ले रखा है। इसी वजह से वहाँ की ज़मीन हमेशा सफ़ेद रहती है। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे सुबह की शबनम में चमक रही हो। मगर यह कहने की हद तक है, क्योंकि लुवीना में दिन भी रातों की तरह सर्द होते हैं और शबनम ज़मीन तक आते आते ऊपर आसमान ही में गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ की सारी ज़मीन खड़ी चट्टानों से बनी है और शिगाफदार है। इसमें गहरे मोखे पड़ गए हैं जिनकी थाह नज़र नहीं आती। लुवीना वाले कहते हैं कि ख्वाब इन्हीं मोखों से निकल के आते हैं। मैंने तो बस एक ही चीज़ मोखों से आती देखी है, वो हवा है जो ऐसे सीटियां बजाती निकलती है जैसे अब तक नीचे गहराई में कहीं किसी ने उसे नरकुल की नलियों में ठूंस रखा था। यह ऐसी हवा है जो दलगमा रास के ढीठ पौधों तक को नहीं जमने देती, वरना ये छोटे अफसुर्दा पौधे ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी मिट्टी मिल जाए तो अपने सब पंजे पहाड़ की खड़ी चट्टान में गड़ाए जमे रहते हैं। इन्हें यहाँ हवा नहीं टिकने देती। हाँ, कभी कभार थोड़ी छांव मिल जाए तो चट्टानों में दुबके चिकालोट के पौधों में पोस्ट जैसे सफ़ेद फूल खिल उठते हैं। पर इस चिकालोट की उम्र ही कितनी होती है, ये जल्द ही मुरझाता और सूख जाता है। इसकी खारदार शाखें हवा को जैसे खुरशने लगती हैं। ये खुरशना तुम सुन सकते हो, क्योंकि उस वक्त ऐसी आवाज़ निकलती है जैसे चाकू को सान लगाई जा रही हो। हवा को जो लुवीना पर से गुजरती है तुम देख भी लोगे, इतनी तारीख है वो। लोग कहते हैं वो आतिश फिशां की रेत से अटी रहती है। जो भी हो, वो काली हवा है। मैंने कहा ना, तुम देख ही लोगे। चीज़ों को वो ऐसे पकड़ती है जैसे बस उन्हें दांतों से काटने वाली हो। बहुत दिन तो ऐसे होते हैं जब वो मकानों की छतों को यूं उठा लेती है गोया छतें नहीं हैट हैं, और उसने उन्हें उठा के दीवारों को बिरहना सर कर दिया है। और फिर वो खुरचना शुरू करती है, तोबा तोबा, जैसे नाखून हो उसके। सुबह शाम घंटों बेरुके दीवारों को खुरचते, मिट्टी के कप्पड़ उखाड़ते, दरवाजों के पटों झिर्रियों तले अपने तेज फावड़े चलाते तुम उसे सुनते रहोगे, यहाँ तक कि लगेगा वो तुम्हें अंदर से मथ रही है, रिड़क रही है तुम्हें, और हड्डियों तक के जोड़ खुले जा रहे हैं। देख लेना ये सब। वो आदमी जो बात कर रहा था थोड़ी देर को रुका, बाहर की तरफ देखने लगा। इंजीर के दरख्तों की शाखों के दरमियान से अपना रेला गुजारते चढ़े हुए दरिया का शोर और बादाम के पत्तों में नरमी से सरसराती हवा की आवाज़ और दुकान की रोशनी से उजल सी गई उस थोड़ी सी जगह में खेलते हुए बच्चों का सब गुल गपाड़ा उन दोनों तक पहुंच रहा था। परदार चूटियां आईं, वो तेल से जलने वाले लैंप से टकरा टकरा कर जमीन पर गिरने लगीं। उनके पर झुलस गए थे। बाहर मामूल के मुताबिक रात गुजरती रही। ए कैमिलो, 2 बियर और, आदमी ने पुकार के कहा। इधर उससे कहने लगा, हाँ मिस्टर, एक बात और है, लुवीना में नीला आसमान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पूरे क्षितिज पर मैली चीकट छावन छाई रहती है। एक काले धब्बे का बादल सा गिरा रहता है जो कभी नहीं टलता, और पहाड़ियां सब नंगी बुच्ची हैं। कहीं एक भी दरख्त नहीं, कुछ भी हरा नहीं है कि जरा आंख ही सुस्ता ले। हर शय राख जैसी धुंध में लिपटी रहती है। हाँ, ये तो तुम देख ही लोगे कि कैसा है सब कुछ। पहाड़ियां लाशों की तरह खामोश पड़ी रहती हैं और सबसे ऊंची चोटी पर बसा हुआ ये लुवीना अपने सफ़ेद घरों के साथ जैसे मुर्दों के सर का ताज सा लगता है साला। बच्चों का शोर-ओ-गुल पास आ गया, फिर दुकान में दाखिल हो गया। इस पर आदमी को उठना पड़ा, फिर दरवाजे तक जाना और उन पर चीखना पड़ा, जाओ रे जाओ, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? खेलते हो खेलो, पर इतना शोर मत करो। फिर वो वापस मेज तक आया, बैठ गया और बोला, हाँ, मैं कह रहा था कि वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती। साल के वस्त में कुछ तूफान झपटते आते हैं, वो ज़मीन की संगलाख पपड़ी पर से सब मिट्टी उखाड़ ले जाते हैं। ऊपर लुढ़कती छोटी बड़ी चट्टानों पत्थरों के सिवा कुछ नहीं छोड़ते। इस जमाने में बादलों को बोझलपन के साथ इधर उधर एक टीले से दूसरे तक उछल उछल के जाते हुए देखना अच्छा लगता है। ऐसा मालूम होता है जैसे बादल ना हो, भरे हुए मिशकीज़ें हों
जो खड़ी चट्टान के मोखों की धार पर गरजते, कड़कते, टकराते हुए बस फूटने ही वाले हैं। लेकिन 10-12 दिनों के बाद वो चले जाते हैं और फिर अगले साल आते हैं। कभी तो यूं होता है कि कई कई साल वो उधर का रुख नहीं करते। बता रहा हूं ना, ज्यादा बारिश तो होती नहीं, मुश्किल ही से कुछ होती है। इसीलिए जमीन पुराने चमड़े जैसी सूखी खुड़ंक होने के साथ साथ तड़क जाती है और गिट्टी की तरह सख्त नोकीले ढेलों से पूरम पूर भर जाती है। और जब तुम उस पर चलते हो तो मिट्टी के ये ढेले पाँव में गड़ते हैं, लगता है खुद जमीन ने कांटे निकाल लिए हैं। तो ये किस्सा है वहां। एक ही बार में वो अपनी बियर चढ़ा गया, बोतल में बस झाग के बुलबुले रह गए तो वो शुरू हो गया। जहां से भी देखो बड़ी उदास जैसी जगह है ये लोवीना। अब तो तुम जा ही रहे हो, खुद ही पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूं ये वो जगह है जहां उदासी साली घोंसला बना के बैठी हुई है। मुस्कुराना वहां कोई जानता ही नहीं। लोगों की शक्लें जैसे फ्रीज हो गई हैं। फ्रीज समझते हो? जी चाहे जब देख लो जमी हुई ये उदासी टलती ही नहीं सूरतों से। हवा के झोंके उसे इधर उधर चलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उसे उड़ा के ले जाएं। लगता है वहीं पैदा हुई है और वहीं रहेगी। और ऐसा है कि तुम उसका एहसास जैसा बराबर कर सकते हो, अपनी जबान पर उसका मजा महसूस कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल तुम्हारे साथ लगी रहती है। और इसलिए भी कि ये बहुत भारी होती है, प्लास्टर के बड़े तोदे जैसी, दिल के जिंदा गोश्त पर अपना बोझ डाले हुए ये उदासी। वहां के लोग कहते हैं जब पूरा चांद होता है तो वो लुवीना की सड़कों पर हवा को झाड़ू देते देख सकते हैं। कहते हैं हवा ने अपनी पुश्त पर एक काला कंबल सा फैलाया होता है। लेकिन पूरे चांद में मैं जितना कुछ लुवीना में देख पाया हूं, मेरे लिए तो वो हमेशा मायूसी की एक तस्वीर ही होती थी, हमेशा। मगर भाई अपनी बियर तो पी डालो। मैं देख रहा हूं तुमने उसे छुआ तक नहीं है। पियो पियो, गर्म शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगती, यहां तो ऐसी ही मिलती है। मुझे पता है तुम्हें बुरी लगेगी, गधे के पेशाब जैसी, लेकिन यहां इसकी आदत सी पड़ जाती है। कसम से कहता हूं वहां ये भी नहीं मिलेगी। जब वहां पहुंचोगे तो ये बहुत याद आएगी। पीने को वहां एक ही किस्म की दारू मिलती है, जिसे वो होयाजे नाम के किसी पौधे से बनाते हैं। पहले ही घूंट के बाद तुम्हारा सर ऐसा घूमेगा कि चक्कर घिन्नी हो जाएगा। लगेगा तुमने उसे किसी चीज से टकरा दिया है। इसलिए अच्छा ही होगा जो ये बियर पी लोगे। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। बाहर से अब भी दरिया के जूझने की आवाज सुनाई दे रही थी, हवा का शोर, बच्चों के खेलने की आवाजें। शाम का वक्त अभी शुरू हुआ था। वो आदमी एक बार और दरवाजे तक गया, फिर वहां से कहता हुआ आया, भैया अब इस जगह बैठ के, जहां उस जगह जैसा कुछ भी नहीं है, चीजों को अपनी याददाश्त से निकाल निकाल के लाना और देखना कोई आसान काम है। लेकिन जब बात हो लुवीना की तो जो कुछ मुझे मालूम है उसके बारे में बोलना कोई मुश्किल नहीं होता। मैं वहां रहा हूं ना, वहां अपनी बीती जिंदगी छोड़ के आया हूं। उस जगह सपनों से भरा हुआ पहुंचा था और बूढ़ा और थका हुआ लौटा हूं। और अब तुम वहां जा रहे हो। ठीक है, लग रहा है शुरू शुरू का किस्सा मुझे सब याद आ रहा है। देखो तुम्हारी जगह खुद को रख के सोचता हूं। हाँ, मैं पहले पहल लुवीना पहुंचा तो, लेकिन तुम अपनी बियर से पहले मुझे एक घूंट लेने दोगे? हाँ, तुम्हें इसकी परवाही नहीं है, पर मेरे ये बहुत काम आएगी। बड़ा सुकून देती है, ऐसा कर देती है मुझे जैसे समझो रोगन काफूर से सर की मालिश हुई हो। तो मैं कह रहा था, जब पहली बार मैं लुवीना पहुंचा तो उस खच्चर वाले ने जो हमें लेके गया था अपने जानवरों को सुस्ताने भी नहीं दिया। हमें उतारते ही वो आधा घूम गया, बोला मैं वापस जा रहा हूं। ठहरो, जानवरों को दम भी नहीं लेने दोगे? बहुत थक गए हैं, यहां इनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। हाँ, निकल ही जाऊं तो अच्छा है। और वो भाग गया, कच्चे पत्थरों वाली टीकरी से डपटता हुआ, अपने जानवरों को एड़ लगाता, भागम भाग, जैसे वो कोई जगह ना हो, शैतान का ठिकाना हो। मैं, मेरी बीवी, तीनों बच्चे वहां बीच चौराहे में रुके खड़े रहे, अपना सामान उठाए, ऐसी जगह के बिल्कुल बीचों बीच जहां तुम बस हवा चलने की आवाज सुन सकते थे। बस ये एक चौक था जहां हवा रोकने को एक पौधा भी नहीं था। वहां थे हम। मैंने अपनी बीवी से पूछा, एग्रीपाइना, हम कहाँ आ गए? ये क्या जगह है? और जवाब में उसने कंधे उचका दिए। मैंने कहा, अच्छा ऐसा ही है तो तुम जाके कोई जगह देखाओ जहां कुछ खा पी लें, रात गुजार लें। जाओ, हम यहां तुम्हारा इंतजार कर लेते हैं। उसने सबसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे लेके चली गई और फिर वापस नहीं आई। झुटपुटा होने लगा। जब सूरज की रोशनी इतनी रह गई कि उसमें सिर्फ पहाड़ियों की चोटियां दिखाई दे रही थी, तो हम उसे ढूंढने निकले। लुवीना की छोटी पतली सड़कों पे कुछ देर चलते रहे। आखिर वो हमें सुनसान गिरजाघर में बैठी हुई मिली। बच्चा उसकी टांगों के दरमियान सोया पड़ा था। एग्रीपाइना, यहां बैठी क्या कर रही हो? कहने लगी,
दुआ करने आई हूं। मैंने पूछा क्यों? उसने अपने कंधे उचका दिए। वहां कौन था जिससे दुआ की जाती? एक खाली ढंढाल झोपड़ा था जिसमें दरवाजे तक नहीं थे। कुछ खुली सी गैलरियां थीं और एक दरारों सुराखों वाली छत जिसमें से हवा ऐसे चली आ रही थी जैसे छलनी में से आती है। चाय खाना, होटल वोटल कहाँ है? यहाँ कोई चाय खाना, कोई होटल नहीं है। कोई सराय? यहाँ कोई सराय नहीं है। मैंने पूछा, तुम्हें कोई नजर आया? कोई रहता भी है यहाँ? हाँ, सामने सड़क पार करके औरतें हैं कुछ, अब भी नजर आ रही हैं मुझे। वो देखो, दरवाजों की झिर्रियों में से उनकी आंखें चमकती नजर आती हैं, बराबर हमें घूरे जा रही हैं। देखो, मुझे उनकी आंखों की चमकती पुतलियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें खाने को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दरवाजों से सर निकाले बगैर वो मुझे बता रही थी कि पूरे कस्बे में खाने को कुछ नहीं है। तो फिर मैं दुआ करने, खुदा से मदद मांगने यहाँ आ गई। वापस चौक में क्यों नहीं गई? हम वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ दुआ करने आई थी, अभी दुआ खत्म नहीं हुई। ये कैसी जगह है अग्रिपाइना? और उसने फिर अपने कंधे उचका दिए। वो रात हमने वहीं गिरजाघर के एक कोने में गिराई हुई कुर्बानगाह के पीछे गुजारने का फैसला किया। झक्कड़ वहां भी पहुंच रहे थे, लेकिन इतने फर्राटेदार नहीं थे। हम उन्हें आते, दोहरे दरवाजों के गारनुमा खला से होकर निकलते और हम पर से लंबी चीखें मारते, बैन करते गुजरते हुए सुनते रहे। हम उन्हें हाथों में हवा के थपेड़े उठाए, निशानगाहों पर नस्ब, सलीबों पर कोड़े बरसाते सुनते रहे। मिस्कीत लकड़ी की खपच्चियों से बने कितने ही खुरदुरे सलीब के निशान गिरजा घर के तूल में तारों से कसे दीवारों से लटक रहे थे। झक्कड़ों के हर थपेड़े पर जब ये तार तन तनातन जैसी आवाज में बजते तो ऐसा लगता है जैसे कोई दांत पीस रहा हो। बच्चे रोने लगे, इसलिए कि बहुत डरे हुए थे, सो नहीं सकते थे। मेरी बीवी सबको बाहों में समेटने की कोशिश में थी। वो निकले पड़ते थे और माँ उन्हें कोली में भरने का जतन कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सुबह होने से पहले हवा कुछ धीमी हो गई, फिर वापस उसी तरह चलने लगी। मगर सुबह में एक वक्त ऐसा जरूर आया जब सब चीजें रुक गईं। यूं लगा जैसे आसमान जमीन से आ मिला है और उसने अपने बोझ से सारा शोर कुचल के रख दिया है। बच्चों को सुकून से सांस लेते सुना जा सकता था। वो अब आराम से थे। मुझे करीब से अपनी बीवी का भारी सांस सुनाई दिया। ये क्या है? उसने कहा। कहाँ क्या है? मैंने पूछा। ये आवाज, ये सन्नाटा है। जाओ सो जाओ, कुछ आराम ही कर लो, थोड़ी देर में दिन निकल आएगा। मगर जल्द ही वो आवाज मैंने भी सुन ली। ऐसी आवाज थी जैसे चिमगादड़ें अंधेरे में फड़फड़ाती हुई हमारे पास से गुजरी हों। बड़े परों वाली चिमगादड़ें जिनके पर जमीन को छूते हुए जा रहे हों। मैं उठा तो परों की फड़फड़ाहट तेज हो गई, जैसे चिमगादड़ों का वो झुंड भड़क गया हो और दरवाजों के सुराखों की तरफ उड़ने लगा हो। अपने आगे आगे हल्की सरसराहट महसूस करता मैं पंजों के बल वहां तक पहुंचा, दरवाजे पर रुका और तब मैंने उन्हें देखा। मैंने पानी के कराबे कंधों पर उठाए लुवीना की सब औरतों को देखा, चादरें सरों पर डाले हुए। मैंने उनके सियाह वजूद रात के तारीक पसमंजर में देखे। मैंने पूछा, क्या चाहिए? रात में इस वक्त तुम लोग क्या ढूंढ रही हो? उनमें से एक बोली, हम पानी लेने जा रहे हैं। मैंने उन्हें सामने खड़े देखा। वो मेरी तरफ देख रही थी और फिर जैसे कि वो साए हों, अपने सियाह कराबे उठाए वो सड़क पर चल पड़ी। नहीं भाई, वो पहली रात मैं कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने लुवीना में गुजारी। क्या ख्याल है तुम्हारा? इन यादों का कड़वापन दूर करने को ही सही और बियर मंगाना क्या जरूरी नहीं हो गया? ऐसा याद आ रहा है जैसे तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कितने बरस लुवीना में रहा हूं, है ना? सच्ची बात यह है, मुझे खुद नहीं मालूम। वक्त को समझने की जो लियाकत होती है ना, जब से बुखार ने मुझे पकड़ा है तो वो लियाकत उसने मेरे लिए गड़मट कर छोड़ी है। मैं समझता हूं अब तो हमेशों हमेश से ही लुवीना में हूं। वक्त बड़ा लंबा होता है वहां कोई घंटों को नहीं गिनता और किसी को फिक्र नहीं होती कि बरसों पर बरस कैसे इकट्ठा होते चले जाते हैं। दिन शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, फिर रात आती है, बस दिन और रात, यहाँ तक कि मौत आ जाती है जो उनके लिए एक उम्मीद है। तुम सोचते होगे मैं एक ही राग अलापे जा रहा हूँ। हाँ भाई, सही है, एक ही राग अलाप रहा हूँ। दरवाजे की चौखट पे बैठ के सूरज को निकलते डूबते देखना, अपना सर उठाते झुकाते हुए, यहाँ तक कि कमानियाँ ढीली पड़ जाएं, फिर हर चीज़ रुक जाए, वक्त की गिरफ्त से निकल जाए हर चीज़, और फिर यूं लगता है जैसे आदमी इस हमेशों हमेश ही में रहता रहा है। तो ये हाल है वहाँ के बूढ़े लोगों का, क्योंकि बकौल उनके लुवीना में बस वही रहते हैं जो वाकई बूढ़े हैं और जो अभी पैदा नहीं हुए। और हाँ, कमज़ोर औरतें भी इतनी दुबली कि समझो हड्डी और चमड़ा,
जो बच्चे वहां पैदा हुए थे वो तो सब चले गए। दिन की रोशनी भी वो मुश्किल ही से देख पाते हैं कि बड़े हो जाते हैं। वहां ये कहावत कही जाती है कि बच्चे अपनी माओं की छातियों से छलांग मारते हैं तो फिर फावड़ा संभाल लेते हैं और लुवीना से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह है लुवीना में। वहां सिर्फ बूढ़े रह गए हैं और अकेली औरतें, या ऐसी जिनके शौहर हैं मगर पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। जिन तूफानों का मैं बता रहा था वो आते हैं तो ये शौहर लोग भी बराबर चले आते हैं। वो कस्बे में आते हैं तो हर तरफ एक सरसराहट सुनाई देती है और दोबारा जब चले जाते हैं तो बस शिकवे या बड़बड़ाहट जैसी आवाज़ रह जाती है। वो लोग बुढ़ों के लिए खाने पीने का थैला भर सामान छोड़ते और अपनी औरतों के शिकम में एक और बच्चे का बीज डाल जाते हैं। एक और बरस गुजर जाता है और उनके बारे में और कोई खबर नहीं मिलती। यूं भी होता है कि कभी उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो पाता। यही दस्तूर है। वहाँ सब समझते हैं कि कानून इसी तरह है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे माँ बाप के लिए काम कर करके अपनी उम्र ख़त्म कर देते हैं, जिस तरह उनके माँ बाप ने अपने माँ बाप के लिए उम्रें ख़त्म की थी और पीछे खुदा जाने कितनी नस्लों ने इसी तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी। इस दौरान में बुढ़े लोग दरवाज़ों की चौखटों पर बैठे उनका और मौत का इंतज़ार करते रहते हैं। बाजू उनके ढीलेपन से लटके होते हैं। सिर्फ बच्चों की एहसानमंदी उनमें कोई तहरीक पैदा करे तो करे, वरना वो बुढ़े बिल्कुल तन्हा होते हैं उस उजाड़ कस्बे लुवीना में। एक रोज़ मैंने उन्हें कायल करने की कोशिश की कि सब किसी दूसरी जगह चलें जहां ज़मीन अच्छी है। चलो यहाँ से, मैंने उनसे कहा, चलो किसी न किसी तरह हम कहीं जमने का बंदोबस्त कर लेंगे, हुकूमत हमारी मदद करेगी। वो सुनते रहे और पलकें झपकाए बगैर अपनी आंखों की गहराई में से, जहां से बहुत थोड़ी रोशनी आ रही थी, मुझे घूरते रहे। टीचर, तुम कहते हो हुकूमत हमारी मदद करेगी, तुम हुकूमत को जानते हो? मैंने कहा कि हाँ जानता हूँ। इत्तेफाक से हम भी उसे जानते हैं, लेकिन हम हुकूमत की माँ के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने बताया कि भाई ये तुम्हारा मुल्क है। उन्होंने इनकार में सर हिलाया कि नहीं, और वो हंसे। ये पहला मौका था जो मैंने लुवीना के लोगों को हंसते हुए देखा। वो अपने पोपले मुंह खोलकर मुस्कुराए और बोले कि नहीं, हुकूमत की कोई माँ नहीं है। और भाई तुम्हें पता है, वो सही कह रहे थे। उनका मालिक उन्हें सिर्फ उस वक्त याद करता है जब उन लड़कों में से कोई वहाँ कुछ गलत सलत कर बैठता है, तब उसके लिए वो किसी को लुवीना में भेजते हैं और वो आके उसे मार देता है। इसके सिवा उन मालिकों को पता नहीं है कि लोगों का यहाँ कोई वजूद भी है। वो कहने लगे, तुम हमसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हमें लुवीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ख्याल में हम बिला वजह बहुत भूखों मर लिए। बताओ, अगर हम यहाँ से निकले तो हमारे मुर्दे कौन साथ लेके चलेगा? वो भी तो यही हैं, हम उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते। तो बस वो अभी भी वहीं पड़े हैं। अब तुम जा ही रहे हो, देख लोगे उन्हें। भूख भगाने को मिस्कीत लकड़ी का गूदा चबाते और पीक निगलते हुए तुम उन्हें सायों की तरह गुजरते, घरों की दीवारों से चिपके सरकते हुए देख ही लोगे। हवा तकरीबन उन्हें खींचती लिए जाती है। मैंने आखिर उनसे कहा, सुनो, तुम इस हवा की आवाज़ नहीं सुन रहे? ये तुम्हें ख़त्म कर देगी। वो कहने लगे, जब तक इसे चलना है चलेगी। ये खुदा का हुक्म है, मर्जी है इसकी। वैसे इसका रुक जाना अच्छा नहीं है। जब कभी ऐसा होता है तो सूरज लुवीना में उमड़ आता है और जो भी कुछ थोड़ी बहुत नमी हमारी खाल के नीचे होती है उसे और हमारे लहू को चूस लेता है। हवा सूरज को ऊपर ही रखती है, नीचे नहीं आने देती। इसी तरह सही है। तो बस मैंने उनसे और कुछ नहीं कहा। लुवीना छोड़ दिया मैंने, वापस नहीं गया, न कभी जाने का इरादा है। लेकिन देखो दुनिया किस तरह गर्दिश करती रहती है। अब कुछ ही घंटों में तुम वहां जा रहे हो। कोई 15 बरस होते हैं जो उन्होंने यही बात मुझसे कही थी। तुम सान ओयान लुवीना जा रहे हो। उन दिनों जान थी मुझ में, सोचों ख्यालों से समझो भरा हुआ था। तुम्हें तो मालूम है आदमी कभी कैसा पूरमपूर होता है, मंसूबों वगैरह से। वो जहां भी जाता है उन्हीं से कुछ न कुछ बना लेने के ख्याल के साथ जाता है। मगर लुवीना में ये सब नहीं चल सका। करके देख लिया मैंने, नहीं चल सका। सान युआन लुवीना, यह नाम मुझे ऐसा सुनाई दिया था जैसे किसी बहिश्त का नाम हो, मगर वो एराफ है, किसी कफ़ारे का मकाम, मरती हुई जगह है वो, ऐसी कि वहाँ कुत्ते भी मरमरा के ख़त्म हो गए हैं। अब वहाँ सन्नाटे पर भौंकने वाली कोई मखलूक नहीं है। तो जूं ही कोई वहाँ चलने वाली हवा का आदी हो जाता है, वो बस उन खुदाई ख्वार उजाड़ जगहों में राज करते सन्नाटे ही को सुनता है और उसी से आदमी ढह जाता है। मुझे देखो, मुझे क्या कर दिया उसने। अब जा ही रहे हो, जल्दी समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम क्या कहते हो, इस भाई को गिलासों में थोड़ी थोड़ी मस्काल डालने को कहें?
بیئر کے ساتھ یہ چکر ہے کہ ذرا ذرا دیر بعد اٹھ کے باہر جانا پڑتا ہے۔ اس سے اپنی باتوں میں کافی خلل پڑتا ہے۔ اے کیمیلو، اس دفعہ اپنے لیے 2 مسکال لے کے آ۔ ہاں، میں تم سے کہہ رہا تھا۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس پر اسی جگہ ایک ٹک دیکھا کیا جہاں بے پروالی پردار چوٹیاں اب ننگے کیڑوں کی طرح چکراتی پھر رہی تھیں۔ باہر رات کو آگے بڑھتے سنا جا سکتا تھا۔ انجیر کے تنوں سے پانی کے ٹکرانے کی لپ لپ آواز آ رہی تھی۔ بچوں کا شور و غل اب بہت دور سے آتا تھا۔ دروازے کے چھوٹے سوراخ سے ستارے جھانک رہے تھے۔ آدمی جو پردار چوٹیوں کو تکے جا رہا تھا وہ اب میز پر ایک طرف لڑک گیا تھا اور سو گیا تھا۔